आज का टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हुए हैं यूपीएससी में वो डिस्कस करेंगे। और लक्ष्मीकांत के जो उसमें लक्ष्मीकांत में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं टेक्स्ट बुक में, उसको भी हम लोग इस यहाँ डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा खासकर प्रेसिडेंट पे पॉलिटी में एक अच्छा कंसेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट पे एक इलेक्शन का जो प्रोसेस है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं, और एक लेक्चर प्रेसिडेंट पे और होगा जिसमें कि बाकी उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, पावर है, वो सारी चीज़ें एक में डिस्कस हो जाएगा। 20 मिनट का वीडियो होगा। उसके पहले ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर विच आर्टिकल। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्षमा करने की शक्ति है, तो वो किस आर्टिकल में देता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट किसी भी अभियुक्त को क्षमा कर सकता है। उसमें बड़े सारे चीज़ें हैं कि क्षमा करने में क्या क्या आता है कि भाई अगर किसी को लाइफ सेंटेंस मिला है तो उसको इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकता है, या कम्प्लीटली माफ़ कर सकता है, या सज़ा को कम कर सकता है, या टाइप ऑफ जिस तरह की सज़ा मिली है उसको चेंज कर सकता है। तो इस तरह के बड़े सारे उसमें पॉइंट्स हैं कि सज़ा को कम करने का मतलब क्या क्या होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ जान लीजिए कि ये जो आर्टिकल 72 का जो पावर है वो प्रेसिडेंट अपने आप से एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ये क्या है? मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रिमंडल जो एडवाइस करेगी उसी के ग्राउंड पे ये कर सकता है। मतलब इसकी स्वविवेकीय शक्ति के अंदर नहीं आता है, मतलब इसका डिस्क्रिशन पावर नहीं है ये। तो आर्टिकल 72 अगेन प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल जो है उसके एडवाइस से ही वो सज़ा को कम या माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है, अ कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम ईयर ऑफ एज टू कंटेस्ट इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हमने उस दिन डिस्कस किया था कि कितना एज होना चाहिए। एज क्या होना चाहिए? 35। तो ऑप्शन क्या हो गया? एक यहीं पे एक और चीज़ देख लें, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए एज क्या है? 35। राज्यसभा सदस्य के लिए और विधान परिषद सदस्य के लिए क्या है? 30 साल। ठीक है। लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए क्या है? 25। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये है एज से रिलेटेड फैक्ट्स। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड यूनानिमसली। सर्वसम्मति से कौन इलेक्ट किया गया है? इनमें जो दिया हुआ है तो नीलम संजीव रेड्डी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नीलम संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से वो चुने गए थे यूनानिमसली। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। राजेंद्र प्रसाद नहीं, बहुत लोग इसको गलत कर देते हैं, राजेंद्र प्रसाद लिख देते हैं, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, उनके अगेंस्ट में केटी शाह खड़े हुए थे। ठीक, ये ध्यान रखना है। तो सर्वसम्मत से ऑप्शन ए हो गया, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड। ये इंपॉर्टेंट है। उस दिन हम लोगों ने इम्पीचमेंट से रिलेटेड डिस्कस नहीं किया था, तो इसी में हम लोग कर लेंगे। इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का इनिशिएट हो सकता कहाँ पे? लोकसभा में, राज्यसभा में, या आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेस। तो ये तो गलत हो गया, ज्वाइंट सेशन में है नहीं। लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है। तो क्या होगा? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब अगर इनिशिएट करना है इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का तो किसी भी हाउस में किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है और राज्यसभा में किया जा सकता है। और ये किस में दिया हुआ है? आर्टिकल 61 है। किसके लिए? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 61। इसमें क्या चीज़ें होती हैं इम्पीचमेंट के लिए? सबसे पहली चीज़ होती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी दिखती है प्रेसिडेंट के ड्यूटीज़ में, तो यही एक ग्राउंड है इम्पीचमेंट का। पहली चीज़ ये। अब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट्स में दिया है, तो वो एक अलग चीज़ है, वो डिस्कशन का। लेकिन जो संविधान में मेंशन है डायरेक्टली, वो क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पे। ठीक,
दूसरा आप कैसे करते हैं, तो किसी राज्यसभा में या लोकसभा, दोनों में से किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है इनका इम्पीचमेंट। उसके बाद उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। पहला ये कि 1/4 ऑफ द मेंबर, एक चौथाई सदस्य, जो भी इन पे आरोप लगेगा, आरोप पत्र होगा, उस पर 1/4 सदस्य का साइन होना चाहिए। पहली चीज़, तभी आरोप शुरुआती इनिशिएट ही तभी होगा जब 1/4 मेंबर किसी भी हाउस के एग्री होंगे। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा, कम से कम 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा, बताना होगा, लिखित सूचना देनी होगी कि आपके अगेंस्ट इस तरह का चीज़ लाया जा रहा है, ठीक है ना, इस मतलब अभियोग पत्र लाया जा रहा है आपके खिलाफ, आरोप पत्र, ये 14 दिन पहले बताना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये चीज़ लोकसभा में इनिशिएट की गई, तो लोकसभा में 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी एग्री हो, उसको पास करे इस आरोप पत्र को लोकसभा में, तो लोकसभा से वो पास हो गया। उसके बाद फर्दर वो क्या होगा, राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा एक कमेटी का गठन करेगी जो इस आरोप की जांच करेगी। उसके बाद जो है फिर राज्यसभा में अगर वो जांच सही होता है और वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी इसके अगेंस्ट आती है इस आरोप के, तो क्या होगा, उसी समय वो पास हो जाएगा इम्पीचमेंट, और उस समय से वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, अपने पद से हटा दिए जाएंगे। तो ये बेसिक प्रोसेस है उसको करने का, इम्पीचमेंट का। अब ये जो लोकसभा में पहले गया, ये उसके अपोजिट भी हो सकता है, पहले राज्यसभा में जाए फिर दूसरा उसके बाद लोकसभा में जाए। तो ये है बेसिक क्या है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो गया, आइदर ऑफ द हाउस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो वायलेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंडर हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 61, ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस किया ना, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न है, और वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यही संविधान में मेंशन है कि इसी ग्राउंड पे इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, ठीक। ये उसके बाद है द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच हु एमंग द फॉलोइंग। कह रहा है जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जो उसको चुनते हैं प्रेसिडेंट को, इलेक्टोरल जो कॉलेज है, जो लोग मिल के चुनते हैं, निर्वाचक मंडल जिसको कहते हैं, निर्वाचक मंडल में कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता, कौन नहीं, उसमें उस दिन हम लोगों ने इस बारे में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था। तो कौन नहीं है, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तो एकदम पहला ही बिल्कुल सही है, ठीक है, पूछा है कौन नहीं है। उसके बाद दिया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, तो क्या है, ये नहीं है, मतलब ये इस ऑप्शन 2 सही है। यही हमने डिस्कस किया था ना, एमएलसीज जो स्टेट्स के होते हैं, कुछ स्टेट्स में एमएलसीज होते हैं, वो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी, बिल्कुल सही है। ये हमने डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें साथ में 2 चीज़ें और जोड़ी हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन वहाँ पे कुछ संविधान संशोधन करके वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का भी प्रोविज़न है, इसलिए वहाँ के एमएलएज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रावधान नहीं है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर आता है और वहाँ से एडमिनिस्टर होता है। तो इसलिए क्या है, ये भी सही है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट लेजिस्लेशन असेंबली, हाँ बस सही है, नॉर्थ ईस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर रहा है। तो ये सब सही है। क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन 2 इज, यहाँ पे ऑप्शन 2 हो गया सही, ठीक। उसके बाद है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ यूनियन टेरिटरी विच डू नॉट हैव देयर ओन इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी जो एक्सेप्शन है, दिल्ली है और पुडुचेरी, जहाँ पे उनका अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है और वो सरकार उस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हो गए दिल्ली में, ऐसे पुडुचेरी में भी हैं, कोई बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ। तो
इस तरह से अब पूछ रहा है कि जहाँ पे नहीं है इस तरह का असेंबली वहाँ कौन गवर्न करता है, कौन है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो कौन होता है, गवर्नर होता है, सॉरी कहाँ प्रेसिडेंट होता है, कौन होता है, प्रेसिडेंट। और जो दिल्ली हो गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहाँ का होता है, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया पुडुचेरी हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक। तो ये है ऑप्शन क्या हो गया 4, समझ में आ गया ना। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आता है अक्सर एग्जाम में। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, तो इमरजेंसी फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय प्रेसिडेंट। इमरजेंसी लगाता कौन है, हमेशा ये जान लीजिए इमरजेंसी का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ये ध्यान रखना है। तो फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगाई थी, ठीक हो गया ना। उसके बाद विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो टेन्योर कार्यकाल कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 56 में दिया हुआ है क्या, कार्यकाल, टेन्योर कितना वर्ष का होगा वो दिया हुआ है, 5 वर्ष का, किसमें, आर्टिकल 56 में दिया हुआ। आर्टिकल 58 में क्या दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो सारी डिटेल्स किस में दी हुई है, आर्टिकल 58 में। तो टर्म ऑफिस का किस, प्रेसिडेंट का किस में दिया है, 56, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी री इलेक्टेड, तो इसके कितनी बार हो सकता है, कितनी भी बार हो सकता है, ये हमने डिस्कस किया था। फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स, ये किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 57 में दिया हुआ है कि फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड। जैसे कि प्रेसिडेंट यूएस में क्या होता है, सिर्फ 2 टर्म के लिए, 10 साल 8 साल के लिए हो सकता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कितने भी बार हो सकता है कोई प्रेसिडेंट। तो फॉर एनी नंबर ऑफ, ऑप्शन 2 है सही है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी फॉर सेलेक्टिंग CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल थोड़ा सा देता है, ठीक। तो क्या है, CIC जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसको कौन मेंबर नहीं होता, वो सेलेक्ट, जब इस तरह के जो भी पद हैं, इस तरह के जो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि CIC हो गया, CBI हो गया, CVC हो गया, या लोकपाल का अध्यक्ष हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पद हैं। तो इनके अपॉइंटमेंट के लिए कमेटी का गठन होता है। तो पूछ रहा है कि उस कमेटी में प्रेसिडेंट होते हैं नहीं होते, उससे रिलेटेड है। तो देखिए, तो क्या है, इन लोगों का अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, कमेटी में नहीं होते हैं। कमेटी में कौन, ये नहीं होते, तो ऑप्शन ए सही हो गया। दूसरी चीज़ ये देखें कि इस कमेटी में, ये सब गलत हो गया, लेकिन कमेटी जो होती है वो उसमें क्या है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्लस कौन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में, क्योंकि इस तरह के जो भी महत्वपूर्ण पद होते हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन इन्वॉल्व होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट में, उस कमेटी का हिस्सा होते हैं, ठीक। और दूसरा एक और कौन होता है, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, कोई और एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। तो ये 3 लोगों की कमेटी होती है जो कि CIC को चुनने में मदद करती है, कि बहुमत से इसमें ये होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऑप्शन क्या है, ए, प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है। और बाकी इन सभी के लिए CIC हो गया, CVC हो गया, CBI हो गया, या लोकपाल हो गया, इन सब के लिए यही इसी तरह की कमेटी होती है, ये ध्यान रखना है। इन सब के लिए क्या होगा, लोकसभा का जो अपोजिशन लीडर है वो क्या होगा, उसमें इन्वॉल्व रहेगा, वो कमेटी का मेंबर होगा। तो ये ध्यान रखना है इसमें, ठीक। ये इसके लिए मैं लिखा हूँ क्योंकि ये आप जाने, अपोजिशन लीडर जो भी है
वो इन सब कमिटीज़ का मेंबर होता है जब इनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का पावर कौन सा नहीं है इसमें सारे में? तो डिक्लेयरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, अभी हमने बात किया था कि फ़खरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। ये हो गया, तो ये हो गया, सही है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस वो भी कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट द्वारा होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर जो भी स्टेट्स में है वो भी प्रेसिडेंट करता है। चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट क्या है? ये प्रेसिडेंट द्वारा नहीं होता है, ये कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन क्या हो गया? 2 सही हो गया। तो इनका ये नहीं प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट करता। अब कुछ स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब क्या 3 स्टेटमेंट है वो देखते हैं क्या है। द प्रेसिडेंट मिनिस्ट्रीज ऑब्लिक डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइस। जो भी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट क्रिएट होता है प्रेसिडेंट द्वारा प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से होता है। बिल्कुल परफेक्ट है, स्टेटमेंट एकदम सही है। क्या है? प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है विद एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ईच ऑफ द मिनिस्ट्रीज इज असाइंड टू अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑन द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस। हाँ, सारी मिनिस्ट्री जो भी है उसके मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस द्वारा प्रेसिडेंट करता है, ये भी बिल्कुल सही है। The rules of the government of India, allocation of business are made by the president। जो भी रूल्स रेगुलेशन बिजनेस से रिलेटेड हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। ये इसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट द्वारा थोड़ी होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा क्योंकि वही उसी के पास सारा पावर है। तो बिल्कुल सही है, वो जो लोग ऐसा सोचेंगे वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा। वो प्रेसिडेंट जब भी लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि विद एड एंड एडवाइस, विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका मतलब ये है। अगर ऐसा उसका कहने का मतलब होता तो वो बोलता कि उसका डिस्क्रिप्शन है, वो सोली इंडिपेंडेंटली डिसाइड करता, ये इसमें लिखा होता तब ये गलत होता। लेकिन ये क्या है? इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिखता कि उसका स्वविवेकीय शक्ति है, तो वो नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या है? ऑप्शन तीनों सही है। ठीक, तो ये अक्सर गलत हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है ना? टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कौन लोग ये पोस्ट होल्ड करते हैं? तो इसमें ऑप्शन हमें बताना है। टिल द प्लीज टू प्रेसिडेंट मतलब जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो बने रहेंगे। तो कौन कौन से ये ऐसे लोग हैं? कौन कौन से हैं? गवर्नर है, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ क्या है? ऑप्शन ए, गवर्नर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। गवर्नर को जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकता है या पॉइंट बनाए रखना चाहता है तो उसका टेन्योर बढ़ा सकता है। तो इन द प्लेस टू प्रेसिडेंट सिर्फ क्या है इसमें? गवर्नर। अब बाकी का देख लेते हैं। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अगर गवर्नर प्रेसिडेंट चाहे तो हटा सकता है? नहीं, प्रेसिडेंट चाहे तो नहीं हटा सकता, क्योंकि इसको हटाने के लिए बिल्कुल वही प्रावधान है जो कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए है। मतलब महाभियोग इसके लिए भी पारित करना होगा। वही सारे जो ढंग हैं, जो हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने का वही ढंग है। क्या? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उसी तरह से हटाया जा सकता है। दूसरा, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या इसको प्रेसिडेंट हटा सकता है? नहीं, इसको भी नहीं प्रेसिडेंट हटा सकता है। इसके लिए भी हटाने के लिए क्या है? फिर वही इम्पीचमेंट, पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, इम्पीचमेंट लाना होगा संसद में, उसके बाद ही ये हटाए जा सकते हैं। तो ये दोनों क्या है? इन द प्लीज टू प्रेसिडेंट नहीं, अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल मिनिस्टर्स के एडवाइस से, लेकिन इनको हटाने के लिए पूरा महाभियोग पारित करना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण और संवैधानिक पद है कौन? सीईसी और सीएजी। तो ऑप्शन क्या हो गया? सिर्फ ए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। फिर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है,
इसमें देखते हैं, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। बिल्कुल सही दिया हुआ है, प्रेसिडेंट राज्यसभा, इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आप थोड़ा ध्यान से, इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर दिया है, तो ये थोड़ा सा इसमें गलत है, थोड़ा इसमें और क्लैरिटी अभी हम डिस्कस करेंगे इसमें। इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए ये दिया है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई राज्यसभा मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें थोड़ा सा एक स्टेटमेंट हल्का सा गलत है, वो क्या है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा मेंबर नहीं है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान देना, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ऑप्शन ए। तो अगर बस यही यहाँ पर दिया होता कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड राज्यसभा मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो सही होता। तो क्या हो गया, ये ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, मतलब बाई कैमरल मतलब 2 सदन होता है, जैसे कि जैसे यूपी में है, बिहार में है कि एक असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और एक काउंसिल होता है, विधान परिषद होता है। तो इन केस ऑफ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, रॉन्ग है बिल्कुल। नॉमिनेटेड लिख दिया है तो बात ही आप ख़त्म, सारा हटा देना है। नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, बात ख़त्म हो गई, समाप्त। तो ऑप्शन दोनों क्या है, क्या दिया है, करेक्ट पूछा है ना, तो दोनों क्या है, रॉन्ग, डी हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़े, 2 स्टेटमेंट दिया है, अब पूछ रहा है कौन सा सही है। तो प्रेसिडेंट शुड बी क्वालिफाइड एज फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, नहीं, रॉन्ग है ना। क्या है, लोकसभा के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए, हमने पढ़ा है ना उसकी एलिजिबिलिटी। तो लोकसभा यहाँ पे अगर रहता, अगर यहीं पे मेंबर ऑफ लोकसभा की एलिजिबिलिटी होती तो क्या होता, ये सही होता। दूसरा क्या, द प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज ही क्वालिफाइड एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ठीक है ना, प्रेसिडेंट शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी इसके क्वालिफिकेशन में है कि कोई जो है ऑफिस नहीं से होल्ड करना है, कोई भी प्रॉफिट ऑफ मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना, मतलब लाभ के पद पर ना हो। ये सभी सारे पद के लिए है, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर, हर एक लोगों के लिए है ये वाला सबसे कॉमन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसे होल्ड नहीं करना है। तो ऑप्शन 2 क्या हो गया, सही हो गया, ओनली 2। ठीक है, पहला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहीं पे लोकसभा लिखा रहता तो ये सही होता। तो ये एलिजिबिलिटी से क्वेश्चन था, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें दिया है 3 स्टेटमेंट, इसको देखते हैं क्या है इसमें। ये सब एम लक्ष्मीकांत के हैं और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, अच्छा कंसेप्ट डेवलप होता है इससे। द ओथ ऑफ ऑफिस टू प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गलत है। आर्टिकल 60 में दिया हुआ है कि ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या है, प्रेसिडेंट किस तरह से शपथ लेगा, उनके शपथ की क्या व्यवस्था है कि वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो उनको शपथ दिलाएंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मोस्ट सीनियर जज वाला चीज़ नहीं है। हाँ, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, इन दैट केस ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये जो है गलत है, रॉन्ग हो गया ऑप्शन है। इन इमरजेंसी द प्रेसिडेंट इमोलूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है। उनका जो भी इमोलूमेंट, जो कुछ भी मिलता है सैलरी अलाउंसेस, वो कम नहीं किया जा सकता उसमें। ठीक, उसके बाद क्या, प्रेसिडेंट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू लोकसभा, ये भी रॉन्ग हो गया। क्यों, क्योंकि ये चीज़ लोकसभा नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, करते हैं। तो फिर ये भी रॉन्ग हो गया। तो मतलब क्या हो गया, तीनों ये
इनकरेक्ट है ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट क्या होता यहाँ पे, अगर होता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो सही होता, इसमें तो ये तो रॉन्ग है ऑप्शन 2। प्रेसिडेंट रिज़ाइन करते हैं क्या लोकसभा स्पीकर को लेटर नाम लिख करके लोकसभा स्पीकर के, तो नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए लिखते हैं रेजिग्नेशन में। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन डी। फिर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंशियल पावर। प्रेसिडेंशियल पावर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वो हमें देखना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर एंड दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के प्लीज टू प्रेसिडेंट ही कोई भी होल्ड करता है ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या और उनका काउंसिल पूरा मिनिस्ट्री, तो वो क्या है, इन द प्लीज टू प्रेसिडेंट वो पोस्ट होल्ड करते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एन इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। हाँ, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है इस तरह की चीज़ें कि इंटर स्टेट कोई काउंसिल बनाने के लिए कि या इंटर स्टेट कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए क्या है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। तो ऑप्शन ये दोनों सही है, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन सही है। बाकी ये जैसे इंटर स्टेट काउंसिल हो गया या इस तरह के बहुत बड़े सारे कमिटीज़ हैं, और भी इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रेसिडेंट के, कुछ जो उनका प्रेरोगेटिव है वो हम एक लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा जब उन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या है, दो स्टेटमेंट दिया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। सही है बिल्कुल। जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ठीक, तो एकदम सही है, एक्स ऑफिसर। ठीक, दूसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ नॉट फिक्स्ड एनी इमोलुमेंट्स फॉर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन दैट कैपेसिटी। ये भी सही है। क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो सैलरी या जो कुछ भी इमोलुमेंट्स मिलता है, उनको जो कुछ भी बेनिफिट्स मिलता है, वो एज ए क्या मिलता है, एज ए वाइस प्रेसिडेंट मिलता है। राज्यसभा के वो जो चेयरमैन हैं उस ग्राउंड पे उनको कोई इमोलुमेंट्स नहीं मिलता है, ठीक है ना, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या है, बोथ 1 और 2। ठीक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हैं तो प्राइम मिनिस्टर होते ही अपने आप वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन हो गए किसके, नीति आयोग के। ऐसे ही वो प्राइम मिनिस्टर के पास मोर देन 50 इस तरह के पोस्ट हैं जो कि अपने आप ही उसके चेयरमैन हो जाएंगे वो। तो उनको नीति आयोग के चेयरमैन की हैसियत से कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनको प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ही जो सैलरी मिलती है वही मिलती है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा के चेयरमैन होने के ग्राउंड पे कुछ नहीं मिलता है, उनको एज ए वाइस प्रेसिडेंट सारी इमोलुमेंट्स मिलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं। क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल एंड अग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। हाँ, मतलब ये कहना ये चाहता है कि क्या जो राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो क्या करना है, उससे रिलेटेड दिया हुआ है कि भाई हाफ ऑफ द मेंबर, मतलब मेजॉरिटी अगर उसको कह दे रही है एक रेजोल्यूशन पास कर दें हटाने का, तो वही स्टेटमेंट दिया है कि काउंसिल एंड एग्रीड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा। एंड दूसरा स्टेटमेंट है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। हाँ, ये भी सही है। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेटमेंट। द वाइस प्रेसिडेंट शैल notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office। ये भी से तीनों स्टेटमेंट सही है। क्या क्या कह रहा है तीनों में, एक तो पहला तो दिया हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट कैसे हट सकते हैं, उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है। तो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का है क्या, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है कब, सबसे पहले कब हटाया जा सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी दिया नहीं है। तो ये अक्सर पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसा कुछ लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कारण लिखा है, मेंशन है, दे देगा 3-4 ऑप्शन, आप कोई टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कोई कारण नहीं है, पहला कोई कारण मेंशन नहीं है। दूसरा है
कि वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो हमेशा क्या करना होगा, उसके लिए रेजोल्यूशन कहाँ आएगा, राज्यसभा में ही आ सकता है, राज्यसभा में आएगा। तो राज्यसभा में वही दिया है कि रेजोल्यूशन राज्यसभा में आएगा और एक नॉर्मल मेजॉरिटी से, जैसे वाइस प्रेसिडेंट में 2/3 था, इसमें नॉर्मल मेजॉरिटी पास हो जाए। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा दिया हुआ है जो वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो एक्सपायर होने के पहले ही क्या होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराए और उसके बाद उसके पहले वो चुन करके आ जाएं। तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ दूसरा, तो ये भी सही है। तीसरा, जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट आ नहीं जाता तब तक इसको जो करंट एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है वो उस समय तक उस रोल को निभाएगा, मतलब एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। तो ये है ऑप्शन तीनों। तो तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। इसी तरह का क्वेश्चन देता है कि क्योंकि इससे रिलेटेड आपको जब डीप नॉलेज होगा तभी इस तरह के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, प्रेसिडेंट का तो हमने देखा था इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, elected member of both house of parliament, elected member of both house of parliament and state legislative assembly, ये तो wrong हो गया। member of both houses of parliament and state legislative assembly, ये भी wrong हो गया। member of both house of parliament, ये हो गया सही, ठीक है ना, ठीक है। member of both houses of parliament, इसमें ये ध्यान रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें दोनों हाउसेस के जो भी मेंबर हैं वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें नॉमिनेटेड वाला जो क्वेश्चन मार्क था बाकी में वो नहीं है इस केस में, तो ये ध्यान देना है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन। तो मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो ऑप्शन ए हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हमें देखना है। He must be a member of parliament, wrong है। He must be a member of राज्यसभा, नहीं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होना नहीं चाहिए, उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए क्या, राज्यसभा, कोई जरूरी नहीं है कि मेंबर है राज्यसभा का, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये रॉन्ग हो गया। ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वाइस प्रेसिडेंट का भी चुनाव प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से भी ही होता है, ये भी हमें ध्यान देना है, ठीक है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। तो ये भी क्या है, ऑप्शन 2 सही है। फर्स्ट गलत है, 2 सही है। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ, बिल्कुल सही है। तो 2 3 क्या है, सही है। 2 3 ऑप्शन ये, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। अ कैंडिडेट फॉर असर्शन है, अ कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, भी हमने डिस्कस किया। तो क्या है, वो क्वालिफाई होना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने की उसके पास सारी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो बिल्कुल स्टेटमेंट तो सही है। उसका रीज़न दिया हुआ, द वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही हो गया ना, दोनों सही है। मतलब उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन अभी देख लेते हैं। बोथ क्या है, हाँ बोथ सही हो गया ना, ऑप्शन ए इसका ठीक हो गया। अब एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। इसको राज्यसभा का मेंबर होने के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। कॉज क्या है, क्योंकि भाई उसे राज्यसभा का चेयरमैन बनना है जब, तो एज ए मेंबर तो क्वालिफाई होना ही चाहिए ना। तो इसीलिए क्या है, दोनों सही है, ठीक। तो ऑप्शन ए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय, इसमें कई बार लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। इम्पीचमेंट बहुत सारे लोग लगा देंगे, तो क्या है, इम्पीचमेंट नहीं लगाना पड़ता, ठीक है ना। अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा विद 2/3 ऑफ मेजॉरिटी, नहीं। अ रिजोल्यूशन पास्ड विद 2/3 मेजॉरिटी एंड ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है। कुछ ज्वाइंट सेशन ये सब का कोई प्रोविजन नहीं है इस केस में। अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा विद अ सिंपल मेजॉरिटी एंड अग्रीड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, बिल्कुल ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना। एक सिंपल रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा से
और उसके बाद वो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा ने हामी भर दी कि हाँ ठीक है, तो तुरंत वो पास हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी है इसमें सही। तो इस तरह से राज्यसभा के मतलब वाइस प्रेसिडेंट हटाए जा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गलत स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, सही है, 5 साल के लिए होता है। ठीक, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ये भी ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, ये रॉन्ग है। अभी देखते हैं उसको डिस्कशन में। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू लुक इनटू ऑल डिस्प्यूट्स विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा, वो कौन उसका फाइनल अथॉरिटी होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। ऐसे ही प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा इलेक्शन में, तो उसका फाइनल अथॉरिटी इज ओनली सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो इसमें बाकी स्टेटमेंट तो सही है सब, ये वाला गलत है। अब कैसे गलत है? ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। 5 साल का है, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है, टेन्योर 5 साल का है, और उसके बाद क्या है, फाइनल अथॉरिटी कोई भी डिस्प्यूट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो कौन होगा? ये सुप्रीम कोर्ट होगा। अब गलत जो स्टेटमेंट है वो क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। नहीं, मैक्सिमम पीरियड ऑफ अगर ये 6 मंथ होता तो एक बार चांस था सही होने की। ठीक है, एज ए प्रेसिडेंट वो 6 मंथ ही रह सकता, इन केस प्रेसिडेंट नहीं रहे, एक्सपायर हो गए या बाई सम कॉज अगर नहीं है प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट का पद 6 महीने से ज़्यादा देर तक खाली नहीं रह सकता। ठीक है, 6 महीने तक खाली रह सकता है। तो 6 महीने तक हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करें, क्योंकि ये प्रोविज़न है। तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे तो मैक्सिमम 6 मंथ तक कर सकते हैं, तब तक तो उसके बाद तो पोस्ट फिल हो जाएगा। तो ये जो 9 मंथ दिया हुआ ये रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। The Vice President of India can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to resignation letter, ये किसको एड्रेस करते हुए देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन करना है तो लेटर वाइस प्रेसिडेंट को लिखते हुए रिज़ाइन करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिज़ाइन करना है तो प्रेसिडेंट को लिखते हुए एड्रेस करते हुए वो रिज़ाइन करेंगे। तो ऑप्शन हो गया सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या नो ग्राउंड हैज़ बीन मेंशन्ड ऑन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि कोई ग्राउंड लिखा नहीं हुआ वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का। जैसे कि प्रेसिडेंट के रिमूवल का लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम ना करें, वो वाला है, वैसे ही इनका कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक, नो रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी मूव अनलेस एटलीस्ट 21 डेज एडवांस नोटिस हैज़ बीन गिवन, ये रॉन्ग है। ऑप्शन ए सिर्फ सही है। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है। क्या मतलब 21 दिन का प्रायर इनको इन्फॉर्मेशन या नोटिस दिया जाए वाइस प्रेसिडेंट को, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है संविधान में। हालांकि प्रेसिडेंट के केस में ऐसा था कि 14 दिन पहले आपको प्रेसिडेंट को नोटिफाई करना होगा, बताना होगा कि आपके खिलाफ कुछ रेजोल्यूशन आया है। तो क्या हो गया ऑप्शन इसमें? ये वाला रॉन्ग हो गया। ठीक, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगला कोई और टॉपिक हम लोग लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इससे प्रेसिडेंट का जो पावर है वो वाला हम लोग अगर एक बार टॉपिक ले लेंगे तो इससे होगा ये कि पूरा प्रेसिडेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर थैंक यू।